हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई हिंदी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 55 और इसमें बात की गई है संवैधानिक विधि की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शंस। इसमें आपको ये बताया गया है कि जैसे अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या होगा। वन लाइनर टाइप की कुछ टेबल्स दी हुई है, लेकिन ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो एक मेन कंफ्यूजन होती है कि नियुक्ति कौन करता है, तो हटाता कौन है, तो वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो कार्यकाल क्या होगा, क्या ये पर्टिकुलर जैसे कि कैग और महान न्यायवादी की बात करेंगे तो कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, कौन अगर हम कार्यकाल की बात करें तो किसकी बात संसद निर्धारित करेगा। तो तमाम इन बातों को लिस्ट बनाकर बड़े अच्छे से बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक को कुछ अलग तरीके से करेंगे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिंपल टेबल्स अगर हम पढ़ते जाएं, केवल हम आर्टिकल्स देखते जाएं, केवल हम फैक्ट्स देखते जाएं, हमें उतने अच्छे से याद नहीं होगा। तो क्या तरीका हो सकता है, मैंने आपको लास्ट बताया हुआ था कि अगर इस पे 10 बातें कही गई हैं, अगर 10 टेबल बनी हुई हैं, तो हम लगभग 20 क्वेश्चंस के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, क्वेश्चंस जो जैसे कि यूपीएससी भी पूछता है कि कौन अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उनके साथ साथ हम कुछ टेबल्स पर फोकस करेंगे। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है कि हम ये देख लें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या इंपॉर्टेंट जो है उसको हम अलग से एक नई टेबल बनाकर सीखें। इसी तरह से हम इस चैप्टर को अपना कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, है ना। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 24 के लिए अगर वह वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी है। आपका लास्ट रिवीजन हो जाता है। और लास्ट में हम एक जो गलतियां करते हैं ना कि ये याद नहीं है, नियुक्ति तो है लेकिन हटाया कैसे जाएगा, त्यागपत्र कभी, समटाइम्स क्या होगा कि कुछ बातों का निर्धारण है, कुछ संस्थाओं या संवैधानिक जो पद है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने के संदर्भ में केवल और केवल राष्ट्रपति होंगे। हम इस तरह के पॉइंट्स पर जब कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां से हमारे क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं और जो यूपीएससी की डिमांड है हमें उस अकॉर्डिंगली पढ़ना है। अगर आप 25 के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आप इन क्लासेस को देखें। 24 के लिए प्रीलिम्स आपका 16 जून को, है ना, जो बच्चे उसके लिए पढ़ रहे हैं आप उसके लिए जो है वह पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आगे हम चलते हैं। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जिसमें क्लासेस का नोटिफिकेशन, क्लास का नोट्स, पीडीएफ एंड ऑल सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अच्छा देखो, हमें देखना क्या है इसमें, हमें जानना है कि जैसे कि हम कुछ संस्थाओं की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये किस आर्टिकल में है और इनका जो स्ट्रक्चर है वह क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें नियुक्ति की, कौन किसका अपॉइंटमेंट करेगा, तो यहां पर नियुक्ति किसके द्वारा निर्वाचित, कौन सा आर्टिकल है, ये बात कही गई। उसके बाद बात की गई है आयु की, कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तब आयु आपको कितनी चाहिए। अगर हम राज्यपाल की बात करेंगे, गवर्नर की बात करेंगे, तब आपको आयु कितनी चाहिए। अगर हम पंचायतों के सदस्य की बात करेंगे और वोटर होने की बात करेंगे, तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। एक टेबल वह है आपका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा। जैसे सीजेआई को शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे किसका कार्यकाल कितना होगा। ज्यादातर चीजों में आपको 5 वर्ष का कार्यकाल दिखता है, कहीं पर 6 वर्ष भी दिखाई दे जाता है ना। तो कार्यकाल किसका कितना होगा। वेतन और त्यागपत्र के संबंध में क्या वेतन होगा, क्या निर्धारण किया जाएगा, किसको कितना वेतन मिलेगा। कुछ बातें संविधान में लिखी है बट कुछ बातें संविधान नहीं बताता, राज्यपाल राष्ट्रपति पर डिपेंडेंट है। निष्कासन और विघटन, लास्टली ये रिपोर्ट, कि अगर वित्त आयोग है तो वो अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को देगा, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वित्त आयोग, यूपीएससी ने पूछा था कौन सा ऐसा आयोग है जो कि राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, नेशनल कमीशन फॉर एससी, वित्त आयोग, विधि आयोग, इस तरीके से कुछ आयोगों के नाम दिए हुए थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूं। क्वेश्चन देखो जरा, प्रश्न आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी संस्थाओं और संगठक सही सुमेलित नहीं है। मैच द फॉलोइंग में आपने कई, टफ लगते हैं ये क्वेश्चंस, टफ नहीं होते, हमारी क्लैरिटी कम होती है, हम कंफ्यूज होते हैं।
तो जिस तरीके, देखो जहां कंफ्यूज हो, जहां आपका लूप होल है, उसे पकड़ के ठीक कर लो, बस चीजें ठीक हो गई। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वह ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट टफ है, इकोनॉमी टफ है, साइंस टेक टफ है। जानते हो कब तक टफ है? जब तक आप उस पर अपनी पकड़ नहीं बना रहे, अपनी ग्रेस्प नहीं बना रहे, जब तक आप उसके PYQ नहीं देख रहे, आप उसका करंट नहीं देख रहे। पढ़ लो एक बार तो फिर काहे का कठिन है? हर एक चीज जो आज सरल है वो कभी ना कभी कठिन थी। आप देखो मैथ्स के क्वेश्चंस, अगर कोई प्रमेय, कोई पाइथागोरस प्रमेय है मान लीजिए, अगर आपको समझ आ गई फिर आपके लिए बहुत सरल हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई है तब आपके लिए कठिन है। तो समझ की बात है, मेहनत की बात है, जिसने जितनी प्रैक्टिस कर ली उसके लिए चीज सरल हो गई, है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। चलो अब जरा देखो कि यहाँ पर 4 की बात की गई है, जैसे कि संसद, विधान परिषद, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग। ठीक है, तो संगठक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर हम संसद की बात करें कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और मंत्री परिषद से मिलकर बनेगी, क्या आप इस बात को मान लेंगे? क्या आप इस बात को मान लेंगे? यस और नो? नो, नो। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम यहां पर देखेंगे कि अगर हम संसद की बात करेंगे तो आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 ये कहेगा कि जो संसद है वो राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है, ये आर्टिकल 79 कहता है। सो फर्स्ट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें विधान परिषद की, कि जो विधान परिषद है उसमें राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 1/3 होगा। विधान परिषद मतलब ये बात हो रही है जैसे कि राज्यसभा है, जैसे कि देश का उच्च सदन है ना, वैसे यहां पर बात हो रही है। जो राज्यों में भी तो हमने कहीं कहीं द्विसदनीय विधायिका की बात की है, बाइकैमरल सिस्टम, जिसमें कि एक विधान परिषद होगा, दूसरा आपका विधानसभा होगा। तो विधान परिषद लाइक राज्यसभा ही है, उच्च सदनीय, ये उसी विधान परिषद की बात हो रही है। तो यहां पर कितने सदस्य होंगे कि राज्य विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या जो भी होगा उसका 1/3 और न्यूनतम जो है वह 40 सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वह आपका कैसा है? सही स्टेटमेंट है, और ये बात जो है वह आर्टिकल 171 में कही गई है। आर्टिकल 171 कहता है कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, चलो तीसरी बात पढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होगी? क्या इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे? क्या होगा इसमें? हाँ, ये बात इसमें सही लिखी गई है ना, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में। 324 में ये स्टेटमेंट सही है। और अगर हम चौथा देखें कि अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य उद्योग की अगर हम बात करें तो ये जो है वह कहाँ संसद निर्धारित करेगा कि इसकी संरचना क्या होगी, और ऐसा आर्टिकल 307 जो है वह कहता है। ये सब आर्टिकल्स हैं ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संस्था या संगठक राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? मतलब किसका स्ट्रक्चर, जैसे कि जिला योजना समिति, उसमें कितने मेंबर्स होंगे इस बात का निर्धारण विधानमंडल नहीं करेगा, राज्य का विधानमंडल। महानगरीय योजना समिति, अंतरराज्यीय परिषद है, राज्य निर्वाचन आयोग है और पंचायत है। तो यहां पर किसका जो निर्धारण है वह नहीं किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम अंतरराज्यीय परिषद की बात करेंगे, अंतरराज्यीय परिषद में क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने सदस्य होंगे, इस बात का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर यहां पर मैं आपसे आर्टिकल की बात करूं तो आपका जो आर्टिकल है वह कौन सा है? 263। कौन सा आर्टिकल है? 263 आर्टिकल है, 263। ठीक है, और अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका बेसिकली क्या होगा, है ना, ये तय करेगा जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा, कमिश्नर जो होगा, राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होगा, है ना, ये तय करेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह क्या होगा। सो तीसरा और चौथा इसमें गलत है। जिला योजना समिति, महानगरीय और पंचायत, है ना, इन तीनों में क्या स्ट्रक्चर होगा, कितनी सदस्य संख्या होगी, इस बात का निर्धारण राज्य विधानमंडल कर रहा है। सो 1, 2 और 5 इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ संस्थाओं की बात कही है यहां पर, है ना, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राजभाषा आयोग, है ना। आपको बताना है किस किस मतलब जो सामने आर्टिकल्स लिखे हुए कौन से इसमें मिसमैच हैं, कौन से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, जब हम नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात करेंगे, ये आपकी आर्टिकल 338 से शुरू होंगे। सेकंड, जब हम अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे, ये बात 338A में कही गई, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पिछड़ा वर्ग आयोग 338B, यस एग्जैक्टली। राजभाषा आयोग 344, यस। सो आंसर क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उस हिसाब से आंसर दो। सो 1 और 2 ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, अब देखो कि हमने कुछ क्वेश्चंस की तो बात कर ली, है ना। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे कि अब इसमें से हमने थोड़ा सा सेग्रीगेट करके चीजों को अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो इन टेबल्स में जहां जहां भी राज्यसभा की बात की गई है, या इसमें आपकी टेबल्स दी गई हैं, 9 टेबल्स है, ठीक है, 9 टेबल्स दी गई हैं, और इन 9 टेबल्स में जहां जहां भी राज्यसभा की बात की गई है, हम सारी चीजों को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट सब बन जाएगा। तो यहां पर देखो कि राज्यसभा की अगर हम मेंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर कितने होंगे और इसको कौन निर्धारण जो है वह करता है। तो देखो, संरचना ये बताती है, जब हम कहेंगे इसका संगठन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना क्या होगी, है ना, वही तो है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, अगर हम देखें तो आर्टिकल 80 ये कहता है, आर्टिकल 80 कहता है कि इसमें 250 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 250 मेंबर्स होंगे। और अगर हम ये देखें कि इसमें एज या आयु कितनी होगी, ये जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी आयु जो है वे कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर 30, 35, 25 क्या लिख दूं, 30 वर्ष, 30 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। और ये कहता है आपका आर्टिकल 84, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम ये देखें कि इसका कार्यकाल कितना होता है, अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा है ना, ये कैसा सदन है आपका, स्थायी सदन है, उच्च सदन है आपका संसद का, है ना, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। और इसलिए जब हम इसके कार्यकाल की बात करेंगे, क्या होगा इसका कार्यकाल, उच्च सदन है, साथ में इसका कार्यकाल स्थायी होगा, स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, क्या नहीं होता, इसको भंग नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं होता। अब जैसे कि हमने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया है उसमें जो निम्न सदन होता है यानी कि लोकसभा, उसका 5 वर्ष पे विघटन हो जाता है। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, है ना। अब देखो, वेतन निर्धारण की बात करेंगे कि अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, इनको कितना वेतन मिलेगा, इस बात का निर्धारण जो है वह आखिर कौन करता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि आर्टिकल 97 ये कहता है, आर्टिकल 97 इस बात को कहता है कि इनकी वेतन का जो निर्धारण है संसद द्वारा किया जाएगा, संसद तय करेगी, संसद द्वारा किया जाए। संसद इस बात को तय करेगी कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं आखिर उनको कितना जो पेमेंट है वह मिलेगा। अगर हम त्यागपत्र की बात करें तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वह किसको अपना त्यागपत्र देंगे, है ना। यहाँ पर सदस्यों की बात हो रही है, अध्यक्ष और उपसभापति नहीं, कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो ये देंगे जो भी राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होगा उसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और ये बात आपकी लिखी हुई है आर्टिकल 101 के अंतर्गत, किसमें लिखी हुई है, 101 के अंतर्गत, है ना। तो ये एक आपका टेबल हो गया। आप इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं कि हमने एक एक करके सभी को अलग अलग कर लिया और वैसे भी करके हमने पढ़ लिया। सीधे तौर पर अगर देखो, थोड़ी सी तो मुश्किलें होती हैं, है ना, थोड़ा सा तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको फैक्ट्स याद हो जाए। तो ये हो सकता है कि आपने एक बार जो एक तरीका हो गया वह ये हो गया, अब आपको राज्यसभा से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स है वो सारे याद हो गए। आपको आर्टिकल याद हो गया कि चलो 101 में त्यागपत्र की बात कही गई है, आपको 97 याद होगा कि वेतन का निर्धारण संसद करेगा, आपको 84 याद हो गया, 80 याद हो गया, आपको
आपको 84 याद हो गया। 84 से आप आयु का याद कर लो कि भाई 30 वर्ष की आयु की बात जो है वह की गई। 80 से आप याद कर लो कि 250 जो मेंबर्स है वह होंगे। तो बेसिकली इस तरीके से आप चीजों को ध्यान कर सकते हैं ना। अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल की बात आर्टिकल 83 में की गई और इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। तो ये कार्यकाल आर्टिकल 83 है ना। और स्थायी सदन है ये तो ठीक है, विघटन नहीं होगा, स्थायी है, पर एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। मतलब अब जो नेक्स्ट सीटें भरी जाएंगी वो केवल इस 1/3 के लिए होंगी, है ना। जब पहली बार ऐसा किया गया था तब डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज सारी चीजें अब फिटेड है। ठीक है, आगे समझ में। एक बात हमारी जब साइड हुई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। थोड़ी सी बातें लोकसभा की बता देती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई राज्यसभा की, है ना। थोड़ी सी चर्चा हम लोकसभा की कर लेते हैं। जैसे कि एक और तरीका है कि हम थोड़ा सा ना टेबल टाइप में चीज़ों को कर लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। अब अगर हमें इस टेबल में थोड़ा सा लोकसभा को हम पढ़ लेते हैं। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। लोकसभा बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर कह रही हूँ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के जो चुनाव है वह चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि इसमें जो सदस्य हैं वह कितने होंगे। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें, सदस्य संख्या क्या होगी, तो कितनी होगी, 550। कितनी होगी संख्या, सदस्य संख्या 550 होगी। अगर मैं आपसे आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 81 इस बारे में कहता है। कौन सा है, आर्टिकल 81 ये बताएगा। इवन आर्टिकल 81 ये भी बताएगा कि जो ये सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा। इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो निर्वाचन जो मतदाता है, वोटर्स हैं, वह करते हैं। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है, हम सभी जानते हैं। और अगर हम बात करें तो आर्टिकल 81 ये भी कहता है कि इनका निर्वाचन मतदाता के द्वारा होगा। अब देखो, आयु सीमा की बात हमने राज्यसभा की देखी थी, यहां पे भी समझ लेते हैं। तो यहां पे आयु क्या लिख दूं, 25 वर्ष। आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। आर्टिकल इसमें कौन सा है, आर्टिकल है आपका 84, ठीक है। अगर हम अवधि की बात करेंगे तो 83 में अवधि दी गई है और 97 में वेतन दिया गया है, ठीक है। तो एक हो गया आपका अवधि और एक हो गया आपका वेतन। अवधि की बात करेंगे तो लोकसभा 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है, ऐसा 83 कहता है, ठीक है। और 97 ये कहता है कि वेतन संसद द्वारा निर्धारित होगी। क्या कह रहा है कि जो वेतन है वह संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस तरीके से आप कुछ टेबल्स बनाकर भी चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम देखें कि 2024 का जो वर्ष चल रहा है, इसमें वर्तमान में 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी चल ही रहे हैं सारे चरण के मतदान, है ना। 18वीं लोकसभा के जो चुनाव है वह अभी 2024 में हो रहे हैं। क्लियर है। चलो, अब आगे चलेंगे और एक दो क्वेश्चंस देख के फिर हम थोड़ी सी चर्चा राष्ट्रपति की कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करें कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती। नहीं पूछा है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की, यस। लोकसभा के सदस्यों की, अभी तो हमने बात की है कि अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करेंगे तो मतदाता जो इनका चयन है वह करते हैं, ऐसा 81 में कहा गया है ना। लोकसभा के सदस्य का चयन जो है वह कौन कर रहे हैं, वोटर्स कर रहे हैं। और ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा आर्टिकल 81 कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल 81। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें,
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है ये कौन करेगा? तो ये लोकसभा के सदस्य ही कर रहे हैं, है ना। अगर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो यहां पर ये आर्टिकल 93 इसमें ये कहता है, आर्टिकल 93 की लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चयन है वह लोकसभा के मेंबर्स ही कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें, हाँ ये बात सही है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल की बात करेंगे तो हाँ यहाँ पर भी ये जो बात है वह सही है कि नियुक्ति है वह किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी। तो 148 और 155 दो आर्टिकल्स याद रख लो, 148 और 155, है ना। 155 फॉर राज्यपाल, 148 फॉर कैट, ठीक है। तो इसमें पूछा है किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो 2 और 3 जो है ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? जिला न्यायाधीश, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानसभा के सदस्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक। किसके द्वारा जो नियुक्ति है वह नहीं होती? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता, है ना। तो देखो एक बात बताओ कि जब हम जिला न्यायाधीश की बात करेंगे, जिला न्यायाधीश का चयन नियुक्ति क्या राज्यपाल करते हैं? बिल्कुल करेंगे, और ऐसा लिखा है 233 आर्टिकल 230। राज्य के महाधिवक्ता, यस डेफिनेटली, है ना। राज्य के महाधिवक्ता की अगर हम बात करेंगे, ये कौन सा आर्टिकल है आपका? 165, आर्टिकल 165। राज्य विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नहीं होगा, क्योंकि जब सदस्यों की बात करेंगे राज्य विधानसभा के तो यहाँ पर मतदाता कर रहे हैं, और दिल्ली के अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो इनके प्रशासक होंगे उसकी जो नियुक्ति है वह तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरीके से क्या आंसर होगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं की जाती तो 3 और 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 जो है वह इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो अब एक बात मैं आपको बताती हूं कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि राष्ट्रपति के को लेकर ये जो तालिका है ना, ये 9 जो आपकी टेबल्स हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बातें और आर्टिकल्स जो है वह कहे गए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करें, है ना, नियुक्ति, तो इसमें कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 54, है ना। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वह कैसे होगी, तो यहाँ पर निर्वाचित जो सांसद और विधायक हैं उनके द्वारा होगी। निर्वाचित, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, है ना। तो जो निर्वाचित जो सांसद है व विधायक, निर्वाचित ही, है ना, विधायकों का एक इलेक्टोरल जो कॉलेज है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल, है ना, निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, उसके द्वारा नियुक्ति जो है वह की जाएगी। नियुक्त कौन हो सकता है? भारत का नागरिक हो, ठीक है, लेकिन हम अगर आयु की बात करें तो आयु सीमा जो है वह कम से कम, हालांकि इतने यंग एज में बनते नहीं हैं, आप अगर आप पिछले राष्ट्रपतियों की आयु देखेंगे आपको ठीक ठाक दिखाई देगी। और इसकी बात जो है वह आर्टिकल 58 में की गई है। आर्टिकल 58 कहता है कि जो आयु है वह कितनी होगी? 35 वर्ष कम से कम पूरी कर चुका हो, है ना। अब देखो, नियुक्ति तो हो गई, पर नियुक्ति के बाद शपथ जो है वह कौन दिलाएंगे? तो शपथ दिलाने का जो काम है, शपथ कौन दिलाएगा? जो CJI होंगे देश के, वर्तमान में कौन है? तो जो देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो शपथ है वह दिलाई जाएगी। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कितना होगा कार्यकाल?
5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और ये आर्टिकल 56। आर्टिकल जरूर लिख लेना, क्योंकि समटाइम्स अगर आप ये सोचो टाइम बचाने के चक्कर में, अपना पेन बचाने के चक्कर में, मेहनत बचाने के चक्कर में केवल 56 लिख दोगे, हो सकता है आप 56 को आयु से कंफ्यूज कर पाए, है ना, कंफ्यूज कर जाए। सो यहाँ पर हमने आर्टिकल की बात की है कि कौन सा जो आर्टिकल है वह होगा, तो आर्टिकल 56 होगा। आर्टिकल कौन सा होगा? 56 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेतन की बात करेंगे तो वेतन 59 आर्टिकल ये कहता है वेतन, और ये है आपका आर्टिकल 59 कहता है कि संसद निर्धारित करेगा, संसद द्वारा निर्धारण करा जाएगा कि आखिर जो राष्ट्रपति हैं उनको वेतन कितना मिलेगा। इस्तीफा किसको देंगे? तो आर्टिकल 56 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को दे देंगे। आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। किसको दे रहे हैं? उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें कि इनको हटाया कैसे जाएगा, महाभियोग, इम्पीचमेंट आपको पता है कि केवल प्रोसेस, मतलब इनको हटाने के लिए ही महाभियोग जो शब्द है वह संवैधानिक रूप से यूज हुआ, बाकियों के लिए हटाने की प्रक्रिया शब्द इस्तेमाल किया, रिमूवल प्रोसेस की बात की, इम्पीचमेंट की बात नहीं करी गई। सो महाभियोग का यह जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में दी गई है, और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह कहां पर चलेगी? संसद में चलेगी, पार्लियामेंट में चल रही है। तो संसद के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को हटा सके, कुछ आधार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम प्रतिवेदनों की बात करें कि राष्ट्रपति को अपना जो प्रतिवेदन है वह कौन कौन सौंपता है, यह काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने यहां से जो क्वेश्चन है वह पूछा हुआ था। 2023 में भी क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन या जो रिपोर्ट्स हैं कौन सौंपता है, कौन सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट्स हैं वह कौन कौन सौंपता है। देखो तो बेसिकली ये जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, इसमें ये बात कही कि जैसे कि मान लो ये संस्था है, ठीक है, कोई भी संस्था है, ये संस्था है। अब ये जो संस्था है वह डायरेक्ट संसद में ना देकर कहां दे रही रिपोर्ट? राष्ट्रपति को दे रही है। और फिर जो राष्ट्रपति का काम होगा कि वह आगे संसद के समक्ष उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। ठीक है, संसद के समक्ष उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। तो यहां पर ऐसे आयोगों की मैं आपको कुछ थोड़ी लिस्ट बता देती हूं। सबसे फर्स्ट तो आप लिख लो नेशनल कमीशन फॉर एससीज, अनुसूचित जातियों का आयोग। दूसरा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, अनुसूचित जनजातियों का आयोग। तीसरा नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, है ना, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और अगर यहां पर मैं इन तीनों के आर्टिकल आपको बता दूं, आर्टिकल क्या है? 338, 338A, 338B। ठीक है, चलो अब इसमें चौथा है कि राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग ये भी अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। फिर संसदीय राजभाषा समिति की बात करें, जो संसद की राजभाषा समिति होगी, संसदीय आयोग और संसदीय राजभाषा समिति,
इन दोनों के भी आर्टिकल जान लो। राजभाषा आयोग की बात 344 में की गई, बेसिकली इन दोनों का सेम आर्टिकल है, 344 दोनों का आर्टिकल है ना। संसदीय राजभाषा समिति का भी उन दोनों की बात इसमें की गई। इसके अलावा एक और अधिकारी है, एक और अधिकारी है जो कि है भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकारी। कमेंट करके बताना बच्चों आपको पसंद आया नहीं आया, है ना, क्योंकि समटाइम्स ना टेबल्स याद करना बड़ा टफ होता है। ये आपका आर्टिकल है 350B, है ना। टेबल्स याद करना वैसे रटना बड़ा टफ होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे करके मतलब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम एक सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, अलग तरीके से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। तो अब या तो ये होता कि भाई कोई आपको स्पून फीडिंग कराए, है ना। स्पून फीडिंग से तो यूपीएससी नहीं की। स्पून फीडिंग मतलब काइंड ऑफ एक बहुत सरल तरीका, जैसे कि बच्चों को खाना खिलाया जाता ना। तो अब आप सभी अगर ये सोच रहे हैं कि हमें एसडीएम बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, तो इस बात को तो त्याग दो कि जितना टीचर पढ़ाएगा या जितना जो पानी पिलाएगा केवल उतना ही पीना है। इसका मतलब क्या है, अब आपको अपनी तरफ से भी जो मेहनत है वह करनी। मैं हर क्लास में इस बात को आपको लेकर अवेयर करती हूँ। आपको पता है कि मतलब अगर मैं कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करूँ, या फिर ऐसा स्टूडेंट जो कि ठीक रहा हो पढ़ाई में, है ना, आपको हिंदी मीडियम इसलिए कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है कि वो हमें ज्यादा जानने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। बस जो लिखा है उसको पढ़ लो, नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारी शिक्षा पद्धति की कि हम मार्क्स पे, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हम बच्चे के सीखने या बाकी प्रोग्रेस की बात जो है वह नहीं करते। आपको एक शिकायत रहती है कि आईआईटीएन या फिर आईआईटी वाला जो बच्चा है वो आखिर कैसे यूपीएससी को कर लेता है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपने दिमाग को कई बार इस चीज के लिए ट्रेन किया कि कोई प्रोजेक्ट मिला, कम समय में कैसे काम करना है, एक पूरी वो प्रोसेस, चीजों को कैसे उन्हें कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ें वो पहले ही सीख चुके होते हैं अपने एजुकेशन के दौरान। इसलिए जब वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सिलेबस है, हमें इसको कवर करना है। और आप देखेंगे कि जो सीधा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको नहीं पता, उसने चीज़ों को नहीं समझा, पहले उतनी मेहनत नहीं की, उस प्रोसीजर से नहीं गुजरा, उसको यही नहीं पता होगा अच्छा सिलेबस देखना होता है, अच्छा सिलेबस भी पूरा कवर करना होता है। तो यहाँ आपकी अप्रोच में प्रॉब्लम होती है ना, आपके तरीके में प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो? चलो, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कौन सौंपेगा? तो ये सारे जो आयोग हैं वह प्रतिवेदन सौंप रहे हैं। तो पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अब ये 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूपीएससी पीटी 20, यहां पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए, अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आयु सीमा की बात करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव 35 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव 35, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 50 वर्ष, नगर पालिका के सदस्य 21 वर्ष और विधानसभा के सदस्य का चुनाव 25 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव 35 वर्ष की आयु कही गई है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य की बात अगर हम करें तो 30 वर्ष है, ना कि 35 वर्ष, 30 वर्ष आयु है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो इसलिए गलत है क्योंकि संविधान में दी ही नहीं गई है, संविधान नहीं बताता, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, वो वाली बात हो गई। और यहां पर संविधान ने नहीं बताया, हाँ एक आयु सीमा की बात की है कि 65 वर्ष में आपका रिटायरमेंट जरूर हो जाएगा, 65 वर्ष में आप जो है वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन न्यूनतम आयु की जो बात है वह नहीं कही गई है, ठीक है। और ऐसा आर्टिकल 124 आर्टिकल है जो कि ये बताता है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम देखें नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए, तो चाहे नगर पालिका हो चाहे पंचायत हो, अगर उसको आपका मतदाता की बात नहीं हो रही, उसके मेंबर बनने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु, यस एग्जैक्टली। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी जो आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। सो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला भी ठीक है ना, 4 और 5 भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1, 4 और 5, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए, कौन किसको शपथ दिलाएगा, ठीक है।
शपथ, कार्यकाल, वेतन, थोड़ी थोड़ी चर्चा। अब जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में बात कर ली कि राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो जो सीजेआई होंगे वो शपथ दिलाएंगे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे, वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री, उपराष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट होंगे, या प्रेसिडेंट नहीं है तो इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या तो प्रेसिडेंट या द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है। अगर हम केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे, राष्ट्रपति। संसद के चुनाव हेतु उम्मीदवार, ध्यान रखो, संसद के चुनाव हेतु उम्मीदवार, सदस्य की बात नहीं हो रही, चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है वह कहां पर जाएगा अपना नामांकन पत्र भरने, या फिर जब वह जा रहा है जो उम्मीदवार है वो उसे शपथ दिलाने का जो काम है वह किसका रहेगा। तो चुनाव हेतु अगर उम्मीदवार है तो आर्टिकल 84 इस बात को कहता है, आर्टिकल 84 ये कहता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जिसे नियुक्त किया गया है, निर्वाचन आयोग नहीं दिलाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर है वो दिलाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, जब हम बात करेंगे संसद के सदस्यों की, अब देखो, अब संसद के सदस्य की बात हो गई, चुनाव हेतु उम्मीदवार अलग है ना, और जो संसद का सदस्य बन चुका है यहां पर उसकी बात की गई है कि अगर कोई संसद का सदस्य है तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति इन दोनों के लिए ही इवन है ना, राष्ट्रपति या नियुक्त व्यक्ति, या तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वह दिलाएंगे। अगर हम कैग की बात करेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसमें भी सेम वही आएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और ऐसा आर्टिकल 148 में कहा गया है, आर्टिकल 148 में। ठीक है। अब देखो, अगर कोई राज्य का राज्यपाल है तो आप ये नहीं सोचना कि इसे राष्ट्रपति जो है वह शपथ दिलाएंगे, है ना। अगर राष्ट्रपति को सीजेआई दिला रहे हैं तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है इनका जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये नहीं है तो कोई और वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा इनको दिलाया जाएगा। ठीक है। अगर किसी राज्य के अब हम मंत्री की बात करें तो राज्य के मंत्री को डेफिनेटली शपथ दिलाने का जो काम है वह किसका होगा, राज्यपाल का होगा। राज्य, अब देखो, अब सेम बात यहां पर जो है वही बात यहां पर आएगी। अगर हम राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवारों की बात करेंगे तो ये चुनाव के उम्मीदवार है तो यहां पर कौन दिलाएगा, निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, बताओ जरा, निर्वाचन या फिर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधान निर्वाचन, सेम यही आएगा, निर्वाचन आयोग, है ना। तो राज्य निर्वाचन नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी, निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है ना, उसके समक्ष शपथ लेते हैं। 173 में ऐसी बात कही गई है। उच्च न्यायालयों के अगर हम न्यायाधीश की बात करेंगे, राज्य विधानमंडल के सदस्य की अगर हम बात करेंगे, इसमें सेम वही बात होगी जैसे कि राष्ट्रपति दिला रहे थे वहां पर, तो अब यहाँ पे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उच्च न्यायालय के अगर हम न्यायाधीश की बात करेंगे तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिला रहा है, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है, या तो राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, ये यहाँ पर शपथ की बात हो गई। क्लियर है। चलो अब हम आगे देखेंगे और हम कुछ कार्यकाल की बात करते हैं कि किसका जो कार्यकाल है वह आखिर कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें तो इन दोनों का जो कार्यकाल है वह कितना होगा, दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल थोड़ा सा अलग अलग है, आर्टिकल अलग अलग है ना। जैसे कि अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 56 और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो 67। साथ साथ में टेबल बनाते जाओ, 56 और 67, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात हो गई। ठीक है। अब हम प्रधानमंत्री और अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की बात, इनका कार्यकाल कितना होगा इस बात का निर्धारण संविधान ने नहीं किया, इस बात का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति की मर्जी करेगी, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मीन्स
जब तक इनका मन होगा, है ना, जब तक इनका मन होगा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, आर्टिकल दोनों का 75 की बात की गई है, दोनों के लिए आर्टिकल सेम ही है 75। लेकिन जब हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी की, तो भारत के जो महान्यायवादी होंगे इनका क्या होगा, तो हम यहाँ पर चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। हाँ, आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 76 होगा, जो कि ये कहता है कि भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वह उतना ही होगा जितना कि राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें कि राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा की बात जो है वह कहां पर कही गई है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए आर्टिकल सेम होगा। आर्टिकल है दोनों का 83, मतलब 83 में बताया गया है कि जो कार्यकाल है वह कितना होगा। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है एक सतत होगा, सतत सदन मतलब स्थायी सदन, है ना। स्थायी सदन क्यों है हम पहले जान चुके हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में राज्यसभा का तो बताई है ना। लोकसभा की बात कहेंगे तो हाँ, इसमें बताया हुआ है कि जो है 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष के बाद स्वतः भंग हो जाती है। 5 वर्ष के बाद, स्वतः शब्द इसलिए लिख रही हूँ कि क्या कोई भंग करने के लिए आपको आदेश वादेश लाना पड़ता है या अपने आप हो जाती है, तो स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है, फिर अगर हम कैग की बात करेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर हम कैग की बात करेंगे तो कैग के संदर्भ में क्या है, कैग का जो कार्यकाल या अवधि है ना, क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद, यूपीएससी कंफ्यूज करता है इस तरह की चीजों को कि जब आपको लगता है कि जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, तो आप इस बात को भी अपने आप मान लेते हैं बिना पढ़े या बिना समझे या याद किया है तब भी कंफ्यूज हुए कि नहीं अब तो राष्ट्रपति ही करता होगा। तो यहाँ पर याद रखना कि कार्यकाल जो होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है, और इसका जो आर्टिकल है 148 है, आर्टिकल 148 है। और कैग का जो कार्यकाल है ये संसद निर्धारित करेगी, संसद द्वारा निर्धारित। ठीक है, संसद इस बात का निर्धारण करेगा कि कैग का जो कार्यकाल है वह आखिर कितना होगा। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे, है ना, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। वैसे तो देखो कहा जाता है कि ये आर्टिकल देख लो पहले 156 और 164, 156 164। राज्यपाल के संदर्भ में वैसे तो देखो 5 वर्ष कहा जाता है, बट सही मायने में अगर हम देखेंगे तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, है ना, 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के पीएम की अगर हमने बात करी थी तो पीएम में भी तो क्या था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना। पीएम में हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। फिर से देखो जरा इसे, इन दोनों का आर्टिकल 75 है, महान्यायवादी का 76 है, पर तीनों में सेम बात है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, चलो सो ये भी राष्ट्रपति। लेकिन जब हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो जो ये इन्हें सीधा आपको याद रखना है कि 164 ये कहता है कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे, राज्यपाल की ठीक है, क्लियर है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों की बात यहाँ पर की गई थी। मैं आपको कुछ डेटा अलग से लिखा देती हूँ कि आखिर कौन कौन ऐसा होगा जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, है ना, किसका कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। प्रसाद पर्यंत कार्यकाल, राष्ट्रपति और दूसरी तरफ लिख लेते हैं राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो अब देखो राष्ट्रपति का तो हमने देख लिया, फिर भी एक बार लिख लो
कि यहाँ पर लिस्ट में क्या आएंगे, सबसे ऊपर तो पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी या फिर कैग, महान्यायवादी। आर्टिकल क्या है इनका, 76 है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और देखो कि अगर हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीएम की बात करेंगे, दिल्ली के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ये भी किसके प्रसाद पर्यंत होंगे, राष्ट्रपति के। ठीक है, अब राज्यपाल में शुरुआत हम करते हैं सीएम से, फिर राज्य का मंत्री, फिर महाधिवक्ता, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। आप यहाँ कंफ्यूज जानते हो कैसे हो सकते हो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आप कहोगे कि वह राज्यपाल के, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके अधीन होगा, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। इन दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मुख्यमंत्री है तो यहाँ पर जो मेन किसका होगा, तो राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन है, तो मुख्यमंत्री होगा, राज्य का मंत्री होगा और महाधिवक्ता होगा। राज्य मंत्री नहीं, वो कैबिनेट वाला, उप मंत्री वाला, ये राज्य का मंत्री है ना, और होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। एक और बात आपको याद रखनी है और वो है आपकी कि स्वायत्त जिले जो होते हैं, है ना, स्वायत्त जिले की जो जिला परिषद के मनोनीत सदस्य होते हैं, स्वायत्त जिलों की बात किस अनुसूची में और किसके लिए कही गई है, पढ़ चुके हैं हम। देखो, स्वायत्त जिला में स्वायत्त परिषद और इसके मनोनीत सदस्य, निर्वाचित नहीं, स्वायत्त परिषद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, और इनकी बात कहाँ कही गई है, संविधान में 6ठी अनुसूची में, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है, 6ठी अनुसूची में इस बात को कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। सो ये आपका है 1 2 3। यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीएम। ठीक है, जब हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे 1 2 1 2 3 एंड आपका 4। ठीक है, ये 4 किसके अधीन होंगे, राज्यपाल के अधीन होंगे, मतलब प्रसाद पर्यंत होंगे, है ना, जब तक इनका जो कार्यकाल है, जब तक ये चाहते हैं तभी तक होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पद है यहाँ पर आपको बार बार, जैसे कि महान्यायवादी है और कैग है ना, इन दोनों में एक अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि जो महान्यायवादी है वो तो प्रसाद पर्यंत था, पर जो कैग है वो तो प्रसाद पर्यंत नहीं था। तो एक बार हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जो कार्यकाल का अंतर है हम उसको समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है वो मैं आपको बनवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आप लिख लो कि जो आपका महान्यायवादी है, एक तरफ महान्यायवादी और दूसरी तरफ कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन दोनों को अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो एक बार देख लेना, वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनके आपको आर्टिकल याद है, क्या होगा आर्टिकल, महान्यायवादी का आर्टिकल होगा 76 और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल है, 148, आर्टिकल 148। ठीक है, चलिए, तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ अंतर है। जैसे कि अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो दोनों की जो नियुक्ति है वह सेम होगी। ठीक है, नियुक्ति जो है वह कैसी होगी, दोनों की सेम होगी। और नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। और अगर हम शपथ की बात करें
तो जो शपथ है राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा। ठीक है, आगे देखो, अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो इसमें हमें जो अंतर है वह दिखाई देता है। ठीक है, कार्यकाल का जो अंतर है वह हमें यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि जो महान्यायवादी हैं, है ना, आर्टिकल 76 क्या कहता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, राष्ट्रपति के लेकिन जब हम कैग के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकते, संसद के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, अब देखो वेतन में भी आपको अंतर दिखाई देता है। अगर हम कार्यकाल व वेतन दोनों चीजों की बात कर लें तो ये दोनों चीजें सेम है, आपको अलग अलग टेबल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेतन में भी इसमें आपको याद रखना है कि वेतन में क्या होगा कि इसका वेतन जो महान्यायवादी का होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो वेतन भी वही निर्धारित करते हैं। लेकिन जब हम वेतन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो वेतन है, कार्यकाल और वेतन, इन दोनों का निर्धारण संसद करेगा कैग के संदर्भ में। ठीक है, अब देखो अगर हम रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वह किसको सौंप रहे हैं। अगर जो महान्यायवादी हैं ये अपना जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन है वो किसको देंगे, इसके संदर्भ में कोई बात नहीं कही गई है ना। लेकिन अगर हम नियंत्रक और ये तो विधि अधिकारी ये रिपोर्ट ऐसी नहीं सौंपेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो काम रहते हैं डेफिनेटली वो जरूर करते हैं। लेकिन अगर हम कैग की रिपोर्ट की बात करेंगे कि कैग जो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा वह किसको सौंपेगा, तो कैग दो संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना, संघ के संदर्भ में और दूसरा राज्य के संदर्भ में। तो संघ के संदर्भ में जो रिपोर्ट होगी उसको ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राज्यों से संदर्भित जो रिपोर्ट होंगी वो ये किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। आ गया समझ में? तो ये आपका महान्यायवादी और कैग का हो गया। क्लियर है? तो अब देखो ये चूंकि इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट अधिकारी है तो कंफ्यूज बिल्कुल, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें जैसे कि राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने आपको साथ साथ में करा दी। ठीक है, अब चलो कुछ और क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं और एक दो टेबल्स और आपको कराती हूँ। इसको देखो, त्यागपत्र के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे क्या? राज्य विधानसभा का सदस्य राज्यपाल, लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वह राज्यपाल। तो कौन किसको त्यागपत्र जो है वह सौंप रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वह यहाँ पर सही नहीं है। पहली बात की अगर हम देखेंगे ये ठीक है, आर्टिकल 124 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य और लोकसभा सदस्यों की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर दोनों बातें जो है वह गलत लिखी हुई है, क्योंकि आर्टिकल 190 और 101 इस संदर्भ में प्रावधान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 190 ये कहता है कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे इनको जब त्यागपत्र देना होगा तो अध्यक्ष किस दिन के लिए है भाई, तो जो अध्यक्ष होंगे वही करेंगे, उसको देंगे। और लोकसभा के अगर हम सदस्यों की बात करेंगे तो ये भी अपना जो त्यागपत्र है वह लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स आपको याद रखना है। फर्स्ट की बात करेंगे तो हाँ ये सही है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बात करेंगे तो ये राज्यपाल को अपना कार्य सौंपेंगे, ये बात भी सही है। सो इसमें 2 और 3 जो है वह इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब थोड़ी सी चर्चा कार्यकाल की वैसे तो हो गई थी, है ना, कुछ और आपके अधिकारी बचे हुए हैं, उनकी भी हम लिस्ट ही बना लेते हैं। जैसे कि हम किसी राज्य के मंत्री की अगर बात करें, है ना, या राज्य के हम महाधिवक्ता की बात करें, तो जो यहाँ पे राज्य का मंत्री है और राज्य का महाधिवक्ता है ना, राज्य का मंत्री और राज्य का महाधिवक्ता ये दोनों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। जो भी राज्य में राज्यपाल है ना, राज्य विधानसभा की तो बताने की शायद जरूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। क्या होगा कार्यकाल? जो लोकसभा का है 5 वर्ष का कार्यकाल है, और जो स्थिति राज्यसभा की है सो वही स्थिति आपकी विधान परिषद की है ना। तो विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता है, स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता।
बाकी जैसा राज्य जो है वह प्रावधान बना रहा है उस हिसाब से चीजें हो रही हैं। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इनका क्या केस होगा, इनका जो कार्यकाल है क्या वह 5 वर्ष होगा या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बेसिकली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होंगे या फिर बाकी मंत्रियों की अगर हम बात करें 239AA ये कहता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। 239AA यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, यूपीएससी ने ये पूछा हुआ था, है ना। 239AA की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट देखो, पंचायतें, राज्य चुनाव आयुक्त, नगर पालिकाएं। पंचायत और राज्य चुनाव आयुक्त का आप क्या देखेंगे, क्या इनका जो कार्यकाल है पंचायत का और नगर पालिकाओं का, इन दोनों का क्या होगा, 5 वर्ष ही तो होगा। लेकिन अगर हम राज्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, राज्य चुनाव आयुक्त, तो इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, कौन निर्धारण कर रहा है, राज्यपाल, है ना। राज्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा 243K के अंतर्गत 243K के अंतर्गत इस बात का निर्धारण करा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि राज्यपाल कैसे निर्धारण करेंगे, राज्यपाल जो भी विधानमंडल कानून बना रहा है, विधानमंडल के कानून, विधानमंडल के कानून के अनुसार ही जो राज्यपाल है वह इस बात का, ठीक है। अब आया यूपीएससी, स्टेट पीएससी और संयुक्त, है ना, जॉइंट। इन तीनों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एक टेबल मैं आपको बनवा देती हूँ, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, अगर हम इन तीनों की बात करेंगे, इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, तो तीनों के लिए आर्टिकल 1 होगा। अध्यक्ष और सदस्यों के जब हम कार्यकाल की बात करेंगे 6 वर्ष, 5 नहीं होगा, 6 वर्ष, ठीक है। और तीनों का ही सेम ही आर्टिकल है 316, आर्टिकल 316 के अनुसार कार्यकाल, ठीक है। अब है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त, इनका जो निर्धारण है वह कौन करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति करेंगे, 324 ऐसा कहता है, 324 आर्टिकल ऐसा कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारण है वह होगा, है ना। तो ये एक टेबल ये हो गई। अब देखो, हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अगर हम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो इन तीनों की जो स्थिति है आखिर वह क्या है, ठीक है। चलिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ये हो गया आपका जॉइंट पीएससी। आपका ये हुआ संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ये चैप्टर्स हो गए हैं, याद आ रहा है क्या आपको, राज्य लोक सेवा आयोग और ये आपका संयुक्त लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अगर हम देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वह क्या होगा, सबसे पहले इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या कोई निर्धारण करेगा,
स्ट्रक्चर या संरचना की बात करेंगे तो तीनों का सेम है ना, निर्धारण जो है वह संविधान में बेसिकली किया गया है। हाँ, बाकी सदस्य संख्या और बाकी चीजें कितनी होंगी वो निर्धारण संसद जो राष्ट्रपति है वह करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो तीनों में आर्टिकल 316 कहता है कि अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे। आर्टिकल 316 के अनुसार अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा व अन्य सदस्य, है ना। अब जो संख्या होगी वो निर्धारण होता रहेगा, कहाँ राज्यपाल कर रहा है, कहीं राष्ट्रपति कर रहा है, अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे, ये बात लिखी हुई है। अब देखो, अगर हम सदस्यों की नियुक्ति की बात करेंगे, नियुक्ति, ठीक है, वेतन और प्रतिवेदन, वेतन प्रतिवेदन, है ना, नियुक्ति, ये जो 3-4 बातें हैं वे सेम हैं। अब इसमें आपको अलग अलग जो इसमें लिस्ट दी हुई हैं उसमें इन सब की बात अलग अलग की गई है, बट हम यहाँ पर एक साथ कर लेते हैं क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो नियुक्ति, वेतन, नियुक्ति कौन करेगा, है ना, वेतन कौन निर्धारण करेगा, ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे और अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे। तो इन तीनों के लिए सेम व्यवस्था है, तीनों के लिए व्यवस्था कैसी, बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था है। और ये एक जैसी व्यवस्था ये कहती है कि, एक मिनट, है ना, मतलब इन सभी के लिए एक ही जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जैसे कि हम यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी का निर्धारण कौन कर रहा है, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मतलब इन चारों के लिए, है ना, ये चारों चीजें सेम है, हम अलग अलग करके नहीं करते हैं। तो यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ये सारी चीज़ों का निर्धारण होता है, ठीक है। अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें तो ये सारा जो काम है वह राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, ये सारा काम राज्यपाल से। और अगर हम जॉइंट की बात करेंगे, संयुक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो फिर से यहाँ पे राष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर से यहाँ पे कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम हटाया जाना देखें तो अब हटाया जाना की व्यवस्था जो है वह अब तीनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका खत्म है, हटाएगा कौन, तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, या आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तीनों को राष्ट्रपति द्वारा, तीनों के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, है ना। तो यहाँ पर व्यवस्था जो है वह सेम है, इसमें कोई अंतर हमें नहीं दिखता। अगर हम देखो कार्यकाल की बात कर लें कि इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी, है ना, इसका अगर हम कार्यकाल देखें तो कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की आयु, तो यूपीएससी का होगा 6 वर्ष कार्यकाल, अध्यक्ष व सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, और 65 वर्ष की आयु, मतलब जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया या 65 वर्ष की आयु हो गई, आप हट गए, सेवानिवृत्त हो गए, है ना, कार्यकाल यही है। स्टेट पीएससी की बात करें तो इसमें कार्यकाल तो 6 वर्ष का ही होगा, 6 वर्ष का कार्यकाल मतलब अवधि, ठीक है, और 62 वर्ष की आयु, 62 की आयु सेम लागू इसमें होगा, 6 वर्ष की अवधि का कार्यकाल एंड 62 वर्ष की आयु, ठीक है, एंड 62 वर्ष की आयु। आया ये समझ में, आ गया ये समझ में, है ना। समझना क्या, बस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीज़ों को ध्यान रखना है, कहाँ चीज़ें सेम है और कहाँ चीज़ें में थोड़ा सा भी अगर आपको किसी फैक्ट में डिफरेंस दिखता है कि यार ये अंतर है, इसमें सिमिलैरिटीज़ को याद करो ना करो, जो उसमें अंतर है उसको तुरंत आप याद कर लो, है ना। अंतर जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है कि ये नहीं करता है, उस तरह के एक्सेप्शन को आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब आगे चलते हैं, और एक बात मैं आपको नगर पालिका और पंचायतों की बता देती हूँ, है ना, कि अगर हम नगर पालिका और पंचायतों की बात करेंगे तो उसमें हमें कहाँ डिफरेंस जो है वह देखने को मिलता है। नगर पालिका एंड पंचायत,
हम 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही चुके हैं, है ना, उसको लिखने की तो जरूरत है नहीं कि 73 में पंचायतों की तो नगर पालिकाओं की जो बात है वह 74 संविधान संशोधन में की गई है। अब इन दोनों की संरचना क्या होगी, कैसे ये बनेंगे, कितनी सदस्य संख्या होगी, संरचना का निर्धारण कौन करेगा, तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल करेगा, है ना, जिस भी राज्य में है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा। इसमें भी सेम होगा, पंचायतों में भी राज्य विधान द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कि सदस्यों का जो चुनाव है वह कैसे होगा, जो सदस्यों का अगर हम चुनाव की बात करें तो दोनों जगह के जो सदस्य वह कैसे चुने जाएंगे, तो यहाँ पर याद रखो कि इसमें भी आएगा वोटर्स और इसमें भी आएगा वोटर्स, है ना, मतलब मतदाताओं द्वारा। अच्छा, वोटर्स की आयु के लिए क्या प्रावधान है, 18 वर्ष, है ना, वो तो आप सभी को याद होगा। अब देखो, अगर अब यहाँ पर हम आयु की बात करें कि जो नगर पालिका के सदस्य बनना चाहते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोनों के लिए आयु भी सेम है, 21 वर्ष और 21 वर्ष। आर्टिकल चाहो तो याद कर लो कि अगर हम पंचायतों के आर्टिकल की बात करेंगे, है ना, तो पंचायत का है 243F और 243V, ये आपका नगर पालिकाओं का आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब देखो कार्यकाल क्या होगा दोनों का, तो obvious सी बात है दोनों का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष के पहले विघटन हो जाता है तो कितने महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, 6 महीने, है ना। लेकिन अगर जो अवधि है वह 6 महीने से कम बची हो तब क्या चुनाव कराना अनिवार्य है, तब चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता है ना। तो यहाँ पर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो कुछ प्रावधान थे हमने उसको देख लिया, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट थोड़ी सी वेतन की चर्चा हो जाए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सभी को वेतन कौन देगा, संसद सदस्यों को कौन देगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, किसी राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, है ना। इंपॉर्टेंट है, हम सभी का जो वेतन है वह बेसिकली एक बार देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे संसद की बात करेंगे तो संसद जो है वह किस किस का वेतन निर्धारित करेगा, संसद, ठीक है, संसद किस किस का वेतन निर्धारित करेगा, तो यहाँ पे मैं केवल बॉक्स बना देती हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इनका जो वेतन है वह कौन निर्धारित कर रहा है, संसद निर्धारित कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो क्या जो उपराष्ट्रपति हैं उनको, अब देखो चूंकि पद हमने उपराष्ट्रपति का लिखा है तो आर्टिकल 64 ये कहता है कि इस पद के लिए कोई वेतन नहीं है। अगर इस पद के लिए कोई वेतन नहीं है तब इनको वेतन किस रूप में मिलता है, किस कार्य के लिए मिलता है या फिर किस सदस्यता की मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन के ये हकदार होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको लिख लेना है कि यहाँ पर कोई वेतन नहीं, मतलब इस पद के लिए कोई वेतन नहीं है, कोई वेतन नहीं है। तो अब कैसे मिलेगी, तो इन्हें राज्यसभा के सभापति का जो वेतन है वह मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन है वह मिलता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, थोड़ा याद रखना है आपको। अब देखो आगे अगर हम देखेंगे महान्यायवादी की बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति किन किन की भी जो वेतन है वह निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति किन किन की वेतन निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो हो गई भारत के महान्यायवादी की, भारत के जो महान्यायवादी हैं, है ना, इनका वेतन का निर्धारण कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इसमें आपको और कौन से ऐसे पद दिख रहे हैं जहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वह निर्धारण करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि अगर हम यूपीएससी
और अगर हम जेपीएससी की बात करेंगे, मतलब जॉइंट वाला है ना, यहाँ पे देख लो, यूपीएससी एंड जेपीएससी, इन दोनों में जो वेतन मिलेगा इसका जो निर्धारण है वह कौन करेंगे, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों को जो वेतन मिलेगा उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो इनको क्या वेतन मिलेगा, इस बात का निर्धारण अब कौन करेगा। तो यहाँ पर हम फिर से संसद पर आ जाते हैं। येलो बॉक्स जो है वो सब संसद वाले हैं। ठीक है, और अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इनको वेतन क्या मिलेगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण भी जो है वह संसद कर रहा है। संसद सदस्यों की अगर हम बात करेंगे, इनका निर्धारण है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करेंगे, इनको जो वेतन है वह क्या मिलेगा, इस बात का जो निर्धारण है। इवन किसी राज्य के राज्यपाल की भी अगर हम बात करेंगे तो ये सारे जो बॉक्स हैं वह क्या होंगे, ये सब संसद वाले बॉक्स हैं। ठीक है, ये जो आपका 10 है ये भी, और जो आपका 11वां है ये भी। अब बात आती है मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की। मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता का जो निर्धारण है कि इनको क्या वेतन मिलेगा, ये कौन करेंगे, है ना। तो राज्य विधानमंडल है और एक का राज्यपाल है। तो मुख्यमंत्री को क्या वेतन मिलेगा और महाधिवक्ता को क्या वेतन मिलेगा, इसका निर्धारण संसद या राष्ट्रपति के अधीन नहीं होगा, मतलब ये निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री को क्या वेतन मिलेगा और किसी राज्य, जो राज्य के मंत्री होंगे उनको क्या वेतन मिलेगा, तो ये राज्य विधानमंडल का काम होगा। किसका होगा, अब चूंकि एक है तो इसमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो राज्य विधानमंडल। और जब हम महाधिवक्ता की बात करेंगे, राज्यपाल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूपीएससी और जेपीएससी, इनका वेतन निर्धारण क्या देखा हमने, राष्ट्रपति। लेकिन जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, इनका वेतन का निर्धारण राज्यपाल। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके वेतन का निर्धारण जो है वह कौन करेगा। तो इन तीनों के ही वेतन का निर्धारण जो राष्ट्रपति हैं वह कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, तो संसद के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति, और कैसे, तो संसद के द्वारा निर्धारित। संसद द्वारा निर्धारित जो वेतन होगा उसी के हिसाब से जो राष्ट्रपति हैं वह कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, है ना, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्हें वेतन जो है वह कौन देगा, तो यहाँ पर ये भी जो राष्ट्रपति हैं वह देंगे। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा सा जो ये एरिया है वह बढ़ा लो। इन चारों के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा रहा है। क्लियर। त्यागपत्र के लिए हमने एक क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को याद कर लिया है ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, आप इसमें देखना प्रतिवेदन के पहले, अच्छा आपकी 7वें नंबर की तालिका है जिसमें कि त्यागपत्र की बात की गई कि कौन किसको त्यागपत्र देगा। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं, पता है। और जब हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो यहाँ पर ये जो त्यागपत्र दिया जा रहा है यह बड़ा आसान है, एक दूसरे को जो त्यागपत्र है वह देंगे। ठीक है, अब देखो कि अगर हम राज्यसभा के उपसभापति की बात करेंगे, अब चूंकि उपसभापति हैं तो ये किसको देंगे, तो जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको सौंपेंगे। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है वह किसको त्यागपत्र देंगे, तो अध्यक्ष जो है वह किसको देंगे, उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो है वह किसको त्यागपत्र दे रहे हैं, ये उपाध्यक्ष को दे रहे हैं। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करेंगे, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, लेकिन जब हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करेंगे, ये अपना त्यागपत्र जो है वह किसको सौंपेंगे। और अगर हम यहाँ पे राज्य के
राज्य के संदर्भ में अगर हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय के भी अगर न्यायाधीश है तो ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा कि एक आप उच्चतम न्यायालय में सोचोगे राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय में आप सोचोगे राज्यपाल, इन दोनों में ही अगर ये त्यागपत्र सौंपेंगे तो किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। बाकी कुछ चीजें हमने क्वेश्चन में कवर कर ली। अब एक आता है विघटन। विघटन के पहले एक लास्ट वाला जो है वो प्रतिवेदन और देख लो। वैसे तो मैंने लिखवा दिया है कौन कौन प्रतिवेदन किसको सौंपेगा, है ना। निम्न में कौन अपना प्रतिवेदन संसद में सीधे प्रस्तुत करेगा? वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और तो कौन सीधे सीधे संसद के समक्ष रखता है? तो यहाँ पर अगर हम वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? आर्टिकल 280 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सौंपेंगे आर्टिकल, और फिर राष्ट्रपति संसद में रखेंगे। तो फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। राजभाषा आयोग की बात करेंगे तो इनके संदर्भ में भी सेम है कि ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राष्ट्रपति जो है वह संसद में सौंपेंगे, संसद के समक्ष रखेंगे। राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका आ जाती है कि राज्यपाल को देंगे और फिर राज्यपाल इसे क्या करेंगे, जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, तो इस तरीके से सीधे प्रस्तुत करता है। तब हम आंसर में क्या लिख लेंगे? कोई नहीं। एक और ऑप्शन बना लो, ऑप्शन नंबर ई, और इसमें लिख दो कोई नहीं करता है। ठीक है, तो कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति, वित्त आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी। इसकी बात हम कर चुके हैं, है ना। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देख लो कि अगर देखो हम इसके अलावा हम 2-3 और कमीशंस की अगर हम बात करें, चूंकि स्टार्टिंग में भी मैंने लिखवा दिया कि जब हम बात करेंगे यूपीएससी ने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति को लेके, तो राष्ट्रपति को अपना जो प्रतिवेदन है वह कौन सौंप रहा था सीधे तौर पर? तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, है ना, बैकवर्ड क्लासेस, ये तीनों अपना प्रतिवेदन सौंप रहे थे। इसके अलावा अगर यूपीएससी और अगर हम बात करेंगे कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे? और लेकिन जब हम स्टेट की बात करेंगे तो ये प्रतिवेदन अपना राज्यपाल को सौंप रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा इस संदर्भ में? आर्टिकल 151 ये कहता है, आर्टिकल 151 कि जब संघ के संदर्भ में होगा तब राष्ट्रपति, और जब राज्य के संदर्भ में होगा तब राज्यपाल। ठीक है, इस संदर्भ में अगर हम वित्त आयोग की बात करेंगे तो जो राज्य का वित्त आयोग, अब केंद्र के वित्त आयोग की बात करेंगे तो वो तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, लेकिन अगर हम राज्य के वित्त आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 243I ये कहता है ये अपनी रिपोर्ट जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनको सौंप रहे हैं। जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति। अच्छा, ये वित्त आयोग तो आप समझ गए, है ना। ये वित्त आयोग किसे अपनी रिपोर्ट दे रहा है? क्या राष्ट्रपति या फिर संसद में रखवाएगा सीधा? तो यहाँ पर ये जो वित्त आयोग है ना, इसका आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग तो गवर्नर को दे रहा है, लेकिन अगर हम जिला योजना समिति की बात करेंगे तो ये जो अपना प्रतिवेदन है, और महानगर जो है ये राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। महानगर में ये मत सोचना कि अब ये राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो राज्यों का जो राज्य सरकार का राज्य सरकार है, जो विधानमंडल है ना, उसके समक्ष वित्त आयोग का राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए
निष्कासन और विघटन वाला भी कुछ देख लो कि इन्हें हटाया कैसे जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद बैठा हुआ है और संसद ऐसा कैसे करेगा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। पर अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी संसद है। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो ये तो स्थायी सदन है, इसको कैसे हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा, है ना, ये आपका स्थायी सदन है। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए क्या प्रक्रिया दी है? आर्टिकल 85 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वह हटा सकते हैं, उनके पास है पावर है। हालांकि ये पावर का यूज़ वह खुद नहीं करते, अपने विवेक अधिकार से नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब ऐसा करने के लिए कहता है तब ऐसा करते हैं। तो आर्टिकल 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति ये काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें कौन हटाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लोकसभा के पास ही प्रावधान है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया वह शुरू कर सकते हैं। सो राज्यसभा के संदर्भ में भी सेम है कि अगर राज्यसभा के सभापति उपसभापति होंगे तो राज्यसभा उनको हटाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और आपका जो कैग है ना, ये दोनों अधिकारियों की बात जब हम करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटा दें? तो संसद के पास जो कानून बने हुए हैं उनके द्वारा। राज्य विधान परिषद और विधानसभा की बात करेंगे तो विधान परिषद तो अस्थायी है, तो विधान परिषद का जो विघटन है वह नहीं होगा। लेकिन जब हम राज्य विधानसभा की बात करेंगे तो जो लोकसभा के संदर्भ में हमने देखा है कि राष्ट्रपति के पास पावर है, यहाँ पर राज्यपाल का लिख दो। यहाँ पर तो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, फिर से देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद हटा रहा है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कैग की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, बट राष्ट्रपति ये काम कैसे करेंगे? तो संसद की सिफारिश पर, इसको भी लिख ही लो, संसद की सिफारिश पर। राज्य विधानमंडल तो स्थायी सदन है, राज्य विधानसभा सो राज्यपाल है, ठीक है, क्लियर है। त्यागपत्र की भी हमने यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। वेतन की हमारी बात हो गई, नगरपालिका पंचायतों की बात हो गई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी, कार्यकाल की बात हो गई, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कुछ प्रसाद पर्यंत कार्यकाल जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन है ना, ये बात हमारी हो गई। और क्या एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, यहाँ पर शुरू में राष्ट्रपति की बात हो गई, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कौन सौंपता है ये भी हो गया। एंड स्टार्टिंग में हमने क्या देखा? राज्यसभा के बारे में भी जो चर्चा है वह हमने कर ली, है ना। अच्छा, अब आपका बचता है एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, जैसे कि जब हम 3 कमीशंस की बात करेंगे वो और देख लो। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है। आर्टिकल 338, बी, 338A, सॉरी 338A होगा, है ना। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B, क्लियर। सो देखो, इसकी अगर हम संगठन या स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वह सेम होगा। स्ट्रक्चर तीनों का सेम होगा, ठीक है। सेम कैसे होगा कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष प्लस सदस्य, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष प्लस सदस्य, तीनों का ये सेम होगा, ठीक है। और ये सदस्य कितने होंगे? 3 सदस्य।
अब नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे, कार्यकाल वेतन और प्रतिवेदन, है ना, क्या क्या, नियुक्ति वेतन, कार्यकाल और प्रतिवेदन, नियुक्ति वेतन कार्यकाल और प्रतिवेदन। तो इन चारों में, इन तीनों जगह जो आंसर होगा वह एक होगा, राष्ट्रपति। आ रहा है समझ में? इसका मतलब अगर हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, इसमें जो नियुक्ति होगी, इसमें जो वेतन होगा, इसमें जो कार्यकाल होगा और जो रिपोर्ट ये सौंपेंगे, किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे, है ना। वैसे ही अगर हम नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात करें तो इसमें भी जो है वह सेम होगा, ठीक है। और अगर हम नेशनल कमीशन फॉर एसटीज की बात करें, और इन तीनों के देखो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, और जो सदस्यों की बात है यहाँ पर वह की गई है, ठीक है। तो चाहे कार्यकाल का निर्धारण हो या फिर ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारण है वह किया जा रहा है, ठीक है। तो बस अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट है तो एक बार, अच्छा मैं विधानसभा और बता देती हूँ लास्ट, क्योंकि जब लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब बात विधानसभाओं की आती है तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। राज्य विधानमंडल, विधानसभा, सब जगह एक जैसी विधानसभा तो है नहीं, है क्या, एक जगह एक जैसी, कि अगर हम यूपी की बात करें तो इसमें तो 400 प्लस मेंबर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम नागालैंड या फिर मणिपुर, इन सब जगह की बात करें तो इसमें 30-30, 40-40 सदस्य न्यूनतम, कहीं कहीं जो सदस्य संख्या है वह न्यूनतम निर्धारित की गई। वैसे तो देखो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 170, जो कि ये कहता है, आर्टिकल 170 ये कहता है कि जो विधानसभाएं हैं उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। अधिकतम, ये सभी के लिए है, अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। और जब हम न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कितनी होगी, तो न्यूनतम के लिए 60 रखा गया है। अधिकतम 500 व न्यूनतम 60, ठीक है। अब देखो, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल जो प्रावधान है वह किए गए हैं, है ना। उनके लिए आर्टिकल में कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अगर हम नागालैंड की बात करें, अरुणाचल की बात करें, गोवा की बात करें, जिसमें कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 से कम है ना। तो उन सभी के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, अलग अलग उसके लिए आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम नागालैंड की बात करें, सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। इसके आर्टिकल्स भी याद कर लो कि इनका आर्टिकल है 371A, नागालैंड 371A, और इसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर 46 जो मेंबर्स हैं वह न्यूनतम होंगे। सभी के न्यूनतम ही हम पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। न्यूनतम सदस्य मतलब इससे कम नहीं होंगे, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, 46। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में है आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F, और ये कहता है कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 30 होगी। ये न्यूनतम सदस्य संख्या है सभी की। अगर हम मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम के लिए आर्टिकल डेडिकेटेड है 371G, 371G, और इसमें यह कहा गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वह कितनी होगी, 40 होगी, 40 मेंबर्स, ठीक है। अब अरुणाचल और गोवा की बात करें, अरुणाचल और गोवा, ठीक है। अरुणाचल में 30 सदस्य की बात कही गई है कि न्यूनतम 30 सदस्य होंगे, आर्टिकल है 371H। गोवा न्यूनतम 371I, है ना, एंड न्यूनतम 30। इसके अलावा देखो कुछ सलाहकार परिषदों की हम बात सुनते हैं, जैसे कि आपकी जो जनजातीय सलाहकार परिषदें हैं,
यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, सो एक स्टार लगा देती हूँ। जनजातीय सलाहकार, जनजातीय सलाहकार परिषद, और इसमें अधिकतम अगर हम देखें अधिकतम 20 होंगे, अधिकतम सदस्य कितने होंगे 20। और ये जनजातियों की बात, और ये बात कहाँ पर कही गई है, छठी अनुसूची में, 6th शेड्यूल में। अब देखो माफ कीजिए, ये 5वीं अनुसूची है ना, ये आपका 5वीं अनुसूची है, नॉट छठी, 5वीं अनुसूची है। तो ये जनजातीय सलाहकार परिषद है। एक और है आपकी जो कि स्वायत्त जिला परिषद होती है। तो अगर हम स्वायत्त जिला परिषद की बात करेंगे तो उसमें 30 सदस्य होंगे, वो छठी अनुसूची में उसको कहा गया है ना, उसमें 30 सदस्य होंगे न्यूनतम, उसको भी लिख ही लो, वो क्यों छोड़ दें। तो स्वायत्त जिला परिषद, इसमें 30 सदस्य न्यूनतम है, और ये आपकी छठी अनुसूची है। क्लियर, साइड हुई हूँ तब स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो ये प्रीलिम्स के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस के लिए आपको याद रहता है तो आप ये जो फैक्ट्स हैं वे यूज़ कर सकते हैं जब आप संरचना समझा रहे हो। समटाइम्स जो है वे संरचना से डायरेक्ट भी जो क्वेश्चन है वे आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपना नीति आयोग का। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, इसमें नीति आयोग है ना। चलो जल्दी से एक बार आपको बता देती हूँ उसके, अच्छा इसके पहले बता दूं कि ये जो टेलीग्राम चैनल है @मंचू PW UPSC वाला, इस पे आपको क्लासेस का लिंक, PDF नोट्स, क्लास नोट्स, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज का आपका चैप्टर था 55 संवैधानिक विधि है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस, जिसमें कि हमने जाना संस्थाएं, आर्टिकल्स, नियुक्ति, आयु, शपथ, कार्यकाल, वेतन, निष्कासन एंड प्रतिवेदन। कई तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करी। जैसे कि हमने जाना कि अगर केवल राज्यसभा है तो हमने राज्यसभा के बारे में सारी चीज़ों को याद कर लिया जो भी है 9 टेबल्स में दिया हुआ है। सेम हमने लोकसभा के साथ किया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करी है ना, किसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सुमेलन को लेकर हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, हमने जाना राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करेगा, राष्ट्रपति चूँकि इंपॉर्टेंट है तो राष्ट्रपति के बारे में सारी बातों को हमने एक ही जगह पढ़ लिया। इसके अलावा कौन कौन प्रतिवेदन सौंपता है उसकी हमने चर्चा कर ली, क्वेश्चन को भी हमने देख लिया, कौन किसको शपथ दिलाएगा ये देख लिया, तो कार्यकाल देख लिया, तो प्रसाद पर्यंत की बात कर ली, महान्यायवादी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की बात हो गई है ना, UPSC स्टेट PSC और इसकी बात हो गई, नगर पालिका पंचायतों की बात हो गई। हमने यहाँ पर वेतन का निर्धारण देख लिया है ना, नेशनल कमीशन फॉर SC STs और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो देखा, विधानसभाएं किसकी कहाँ पर कैसी है हमने इसकी भी चर्चा है वह कर ली, त्यागपत्र कौन किसको कहाँ सौंपेगा वो भी हमारे एक जो काम है वह हो गया, प्रतिवेदन का है ना, क्वेश्चन भी हमने देख लिया। तो ये था हमारा आज का क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना चीज़ों को ज़्यादा। देखो समटाइम्स क्या होता है कि हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, ज़रूरत क्या होती है कि आप उसको बार बार जो रिवाइज है वह करें है ना। अगर 9 टेबल से ऐसे कर लो कि एक दिन में एक टेबल कर ली, बाद में बाकी पढ़ाई भी करते रहे, मगर ऐसा लगता है कि फैक्ट्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, हम अगर एक फैक्ट करते हैं दूसरा फैक्ट भूल जाते हैं, तब उसके लिए यही काम आप कर सकते हैं कि आज आपने एक टेबल कर ली या दूसरी टेबल कर ली, या फिर जो दूसरा तरीका है कि एक के बारे में, केवल एक संस्था के बारे में सारी चीज़ों को एक साथ कर लिया। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप इस तरह की चीज़ों को याद रख सकते हैं। बाकी मैंने नोट्स में आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, अब देखो कि आपकी नेक्स्ट जो क्लास है वे भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये चीज़ें सारी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, नीति आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योजना आयोग, नीति आयोग, इन सभी को हम देखेंगे क्यों नीति आयोग आया, अब तक क्वेश्चंस नीति आयोग से कैसे आए, और मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वह यहाँ से पूछे गए, हम उन सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप अपने कॉमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, लगता है कि नहीं कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है, ऐसा नहीं ये ऐसे हो सकता था, वो भी आप कॉमेंट जो है वह कर सकते हैं ना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।